उधर मानसी का हाल बेहाल था कि पता नहीं उन लोगों की क्या बात चल रही होगी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मानसी ने गेट खुलने की आवाज़ सुनी और वो समझ गई कि यश जा रहा है। लेकिन इतनी जल्दी क्या नाना जी ने उससे बात नहीं की, या शायद यश ही नाना जी के सामने ना टिक पाया हो। पता नहीं क्या कहकर चला गया होगा वो। लगता है सारी प्लानिंग चौपट हो ही गई। यश ने मानसी को नाना जी की सारी बातें बता दी थी। उनके आधार पर मानसी को पक्का यकीन हो चुका था कि नाना जी यश को रिजेक्ट कर चुके हैं। तभी तो घर में उसका कोई जिक्र ही नहीं होता है। मानसी को यश की बातें सुनकर बहुत गुस्सा भी आया था कि उसने इतने साफ शब्दों में नाना जी के सामने सारी बातें कह दी। कुछ चिकनी चुपड़ी बातें भी कर सकता था उन्हें खुश करने के लिए, लेकिन उसे तो पूरा सत्यवादी बनना था। सोच रहा होगा कि मानसी से पीछा छुड़ाने के लिए यही सही है, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। जब अपना काम पड़ा तब तो कैसे गिड़गिड़ा रहा था, और अब इतना बदल गया है। आखिर इसने समझ क्या रखा है। मानसी मन ही मन झटपटा रही थी। मानसी का फ़ोन बजा तो उसने जल्दी से देखा। वो रोहन की कॉल थी। मानसी ने बड़े बेमन से फ़ोन उठा लिया। अरे कहाँ हो मानसी? कितने दिन से ना कोई कॉल ना ही मिलना। क्या तुम भूल गई कि मैं वापस आ गया हूँ? रोहन ने एक साथ शिकायतों की पोटली खोल दी। मानसी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने भी तो कोशिश नहीं की थी ना मेरा हाल जानने की। रोहन, इसका मतलब यह है कि तुम भी मुझे मिस कर रही थी। वाओ, इतना लकी हूँ मैं, विश्वास नहीं हो रहा है। चलो इतना मस्का मत लगाओ, अब काम की बात करो, क्यों फ़ोन किया? मानसी को उसकी बात पर हंसी आ गई। रोहन, अरे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ तो सोचा कि तुमसे भी पूछ लूँ, चलोगी क्या तुम हमारे साथ? अरे रोहन, मुझे कहाँ टाइम है। एक तो कॉलेज, फिर ऊपर से नाना जी नानी जी का मन भी नहीं लगता मेरे बिना। मानसी ने बेचारगी के साथ कहा। हमारे लिए कब तक सोचेगी मानसी? अब तो हम तेरे बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। पता नहीं नानी दरवाजे पर खड़ी कब से उसकी बातें सुन रही थी। मानसी ने झट से फ़ोन काट दिया। क्यों नानी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मानसी ने हकलाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों गुस्से में या तो उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं या खुद ही उसे छोड़कर राजगढ़ जाने की सोच रहे हैं, जहां वो पापा की डेथ से पहले रहते थे। क्योंकि अब तू हमारी कहाँ रही, अब तो तू यश की होने वाली है ना? नानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मतलब? मानसी ने नानी की तरफ इस तरह से देखा जैसे वो कोई पहेली पूछ रही हैं। मतलब? तेरे नाना जी यश से तेरी शादी के लिए तैयार हैं पगली। नानी ने प्यार से मानसी के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। क्या? हैरानी से मानसी का मुंह खुला रह गया। नानी भी शायद मानसी की इस हालत का मजा ले रही थी। नानी, मानसी चिल्लाते हुए ज़ोर से नानी के गले लग गई। मानसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नाना जी भी कमरे में आ गए। नानी के इशारे से वो समझ गए कि क्या मामला है। उन्होंने भी हंसते हुए मानसी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। मानसी एक साथ उन दोनों से चिपट गई। मानसी बेटा, मुझे पता नहीं था कि तेरी पसंद ऐसी होगी। मैं तो सोचता था कि तू किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के चक्कर में ना फंस जाए, लेकिन यश, वो तो बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का है। मुझे खुशी है कि तूने उसकी आर्थिक स्थिति के बावजूद उसके गुणों को पहचान कर उसे चुन लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, नाना जी ने भरे गले से कहा। नानी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अब किसी दिन यश के मम्मी पापा को बुला ले तो आगे की बात भी कर लेते हैं, नानी ने कहा। मानसी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। वैसे तू रोहन के साथ मनाली जाना चाहे तो चली जा, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो तू यश के साथ घूमना ज़्यादा पसंद करेगी। नानी ने मानसी को गुदगुदा दिया। मानसी हंसकर एक बार फिर से नाना नानी के गले लग गई। बहुत दिनों से घर में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो आज हंसी खुशी के माहौल में गायब हो गया। मानसी अपना फ़ोन लेकर बाहर लॉन में भाग कर आ गई और यश को फ़ोन मिला दिया। यश, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे फ़ौरन मिलना है। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ मैडम, आपको यह याद होना चाहिए। जब मर्जी होती है फ़ोन खटका देती हो। ऑफिस में हूँ मैं अभी, यश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ओह यश, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है तुमसे मिलना।
तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है प्लीज़, मानसी ने झूठी परेशानी दिखाते हुए कहा। ओके, कोशिश करता हूँ हाफ लीव के लिए, लेकिन ना तुम मेरी नई नई नौकरी के लिए भी कुछ सोच लिया करो। भाई मैं तुम्हारी तरह अमीरज़ादा नहीं हूँ, मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है, यश ने समझाते हुए कहा। मानसी ने उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ, मुझे अपनी कंपनी का एड्रेस भेजो। अरे सुनो तो मानसी, यहाँ। लेकिन मानसी बिना कुछ सुने फ़ोन रख चुकी थी। यश ने अपना सिर पीट लिया। ये लड़की भी अजीब है, पता नहीं अब क्या मुसीबत खड़ी हो गई। ज़रूर उसके नाना जी ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया होगा। कहीं भागकर शादी करने का प्लान न बना रही हो। उसके दिमाग में तो बस ये शादी ही घुसी हुई है। मैं तो साफ मना कर दूंगा इस बार। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर बदनामी हुई तो ये भी हाथ से जाती रहेगी। मानसी ने पापा के ऑपरेशन के लिए जो रुपये दिए थे उन्हें तो मैं चुका ही दूंगा धीरे धीरे। यश मन ही मन खुद को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए तैयार कर रहा था। मानसी का गुस्सा वो अच्छी तरह से जानता था। यही सब सोचते हुए यश ने अपनी कंपनी की लोकेशन मानसी को भेज दी। मानसी यश की कंपनी के कंपाउंड में आकर खड़ी हो गई और यश का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही यश उसकी गाड़ी के पास पहुंचा, मानसी भागकर उससे लिपट गई। यश, अरे ये क्या बदतमीज़ी है, यहाँ मेरा ऑफिस है, सब मुझे जानते हैं। यश ने पूरी ताकत से मानसी को बाहों से हटाने का प्रयास किया। अरे सुनो तो, नाना जी मान गए। मानसी ने यश से अलग होने का कोई प्रयास नहीं किया। यश के दिल को धक्का सा लगा। वो सोच रहा था कि अच्छा होगा अगर उसके नाना जी मना कर दें, कम से कम इस झूठी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तो बच जाता। मानसी उसकी हालत से बेखबर अपनी ही धुन में मस्त थी। देखा, मैं जानती थी कि मेरे नाना जी मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। मान ही गए ना। अब देखना कैसे सबक सिखाती हूँ उस संजीव के बच्चों को। वो सोचता था कि ज़िंदगी भर मानसी उसके हाथ की कठपुतली बनकर रहेगी। अब आएगा मज़ा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। होश में आओ मानसी, ये कोई हम असली शादी नहीं कर रहे जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। और ये मेरा ऑफिस है, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। चलो कहीं बाहर चलकर बात करेंगे, यश ने बेरुखी से कहा। उसकी इस बात पर मानसी भी कुछ झेंप सी गई। तभी कंपाउंड में एक और बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। अरे ये तो अपने एमडी सर की गाड़ी है, यश ने कहा। उधर मानसी अजीब सी हालत में उस गाड़ी और उस आदमी को देख रही थी जो उस गाड़ी से उतर रहा था। ये तो तब तक यश उस गाड़ी के पास पहुंच गया था। गुड आफ्टरनून सर। अरे मानसी, तुम यहाँ कैसे? मुझे बता दिया होता कि तुम यहाँ आ रही हो। आंगतुक महोदय का ध्यान रत्ती भर भी यश की ओर नहीं था। और होता भी क्यों, वो एक साधारण सा एम्प्लॉय था कंपनी का। लेकिन जो सामने खड़ी थी वो तो उसकी बचपन की दोस्त थी और शायद होने वाली जीवन साथी भी, जिसे वो जी जान से प्यार करता था। बस अभी कह नहीं पाया था, कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसके मॉम डैड खुद उस लड़की से उसकी शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो खुद चलकर मानसी के पास पहुंच गया। अरे रोहन। रोहन ने हंसते हुए मानसी की नाक पकड़कर हिला दी। रोहन, अच्छा सरप्राइज़ देना चाहती थी तुम मुझे, तभी बिना बताए यहाँ आ गई है ना। चलो अंदर चलो, मैं भी कब से तुम्हें अपनी नई कंपनी दिखाना चाहता था। मानसी के मुंह पर ताला सा लगा हुआ था। वो कभी रोहन की तरफ देख रही थी तो कभी रोहन की गाड़ी के पास खड़े हुए यश को देख रही थी। ऐसी ही स्थिति में यश भी था। वो भी कभी मानसी को तो कभी अपने एमडी सर को देख रहा था, जो पूरा बेतकल्लुफ़ होकर मानसी से बातें कर रहा था। चलो मानसी, अपना ऑफिस दिखाता हूँ तुम्हें, कहकर रोहन ने मानसी का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर की ओर चल दिया। मानसी लाचारी से यश की ओर देखती हुई रोहन के साथ अंदर चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। उधर यश भी जड़ होकर खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सर मानसी को कैसे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो पता नहीं मानसी कितनी देर बाद आएगी। वो ऑफिस से हाफ लीव भी ले चुका है, वापस ऑफिस भी नहीं जा सकता। क्या घर ही चले जाना चाहिए या यहीं रहकर मानसी का इंतज़ार करना चाहिए? यश बेचैनी के साथ चहलकदमी करने लगा। यश उसी रेस्टोरेंट के बाहर चक्कर लगा रहा था
जहां मानसी ने उसे पहली बार मिलने के लिए बुलाया था। मानसी ने उसे मैसेज किया था कि वो वहीं उसका इंतज़ार करे। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया था यश को उसका इंतज़ार करते करते। तभी दूर से मानसी की गाड़ी आती दिखाई दी और यश की जान में जान आई। मानसी, ये सब क्या है? मैं तो सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। सर तुम्हें कैसे जानते हैं? यश ने बेसब्री से पूछा। वो तो छोड़ो, तुम ये बताओ, पूरी दुनिया में, पूरे शहर में तुम्हें इसी कंपनी में नौकरी करनी थी क्या? मानसी ने भी उतनी ही बेसब्री से पूछा। पहले तुम मेरी बात का जवाब तो दो। तो सुनो, ये रोहन मेरे बचपन का दोस्त है और ये कंपनी उसी संजीव की है जिसको सबक सिखाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, और वो रोहन से मेरी शादी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब काफ़ी है या कुछ और भी जवाब चाहिए? मानसी ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा। हे भगवान, यश के होश उड़ गए। हाँ जी, अब आगे बताओ। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद करने की। यार लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कहाँ जानता था कि ये। अब तो जान गए ना। अब क्या विचार है तुम्हारा? वांसी ने व्यंग्य से पूछा। क्या विचार मतलब? यश ने हैरानी से पूछा। किस बात का मतलब पूछ रहे हो? विचार का? वैसे तो हिंदी मीडियम में ही पढ़े हो, कॉन्वेंट में तो नहीं पढ़े, मानसी ने झल्ला कर कहा। मानसी के तेवर तीखे हुए जानकर यश ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। ये नौकरी तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी, मानसी ने अपना फैसला सुना दिया। यश, लेकिन मानसी। किसी लेकिन की गुंजाइश नहीं है यश। यश कुछ सोचने लगा। अब क्या सोच रहे हो? क्या अच्छा लगेगा कि कंपनी के मालिक से शादी का ऑफर ठुकरा कर मैं उसी कंपनी के एक साधारण से एम्प्लॉय के साथ शादी करूं? मानसी ने समझाने वाले भाव से कहा। लेकिन मानसी, तुम्हारे नाना जी को तो मैंने कंपनी का नाम अच्छे से बताया था और वो इस कंपनी के बारे में जानते भी थे, और फिर भी वो हमारी शादी के लिए मान गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इस बार चौंकने की बारी मानसी की थी। नाना जी जानते थे कि तुम संजीव अंकल की कंपनी में नौकरी करते हो, फिर भी। हाँ भाई हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा तुमसे? मानसी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वह सोच रही थी कि जिस बात पर उसे इतना अजीब लग रहा है, उसी बात को नाना जी नानी जी ने कैसे स्वीकार किया होगा, जबकि वो लोग तो खुद रोहन को पसंद करते थे। क्या सिर्फ मेरी इच्छा का सम्मान रखने के लिए वो यश से शादी के लिए मान गए हैं? इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? मानसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मानसी को चुपचाप देखकर यश से रहा नहीं गया। यश, देखो मानसी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मैं नौकरी छोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिलेगी मैं यहाँ से रिज़ाइन दे दूँगा। अब तो ठीक है ना? मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या विचार घुमड़ रहे थे। मानसी, अगर तुम्हें कोई अफसोस है तो हमारी शादी ज़रूरी तो नहीं। हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, उसका भी अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है। मुझसे शादी करके कहीं तुम किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। तुम रोहन सर से शादी क्यों नहीं कर लेती? आखिर उनमें कमी ही क्या है? यश ने एक सच्चे और ईमानदार दोस्त की तरह मानसी को समझाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। रोहन की 1000 अच्छाइयों पर एक ही कमी भारी पड़ रही है कि वो संजीव अंकल का बेटा है। मैं उनका इरादा कामयाब नहीं होने दूंगी। जब नाना जी नानी जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो फिर ठीक है ना? मानसी को फिर से अपनी ज़िद याद आ गई। मानसी, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारे नाना नानी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जब कभी हम अलग होंगे तो उन्हें कितना दुख होगा, और अगर कभी ये पता चला कि ये सब पहले से ही झूठ था तो शायद वो तुम्हें माफ़ भी ना करें। यश ने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। तुम इस सब में मत पड़ो, जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। मानसी, और हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक लगी कि तुम किसी दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाओ। यश, ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मानसी, और हाँ, जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को घर लेकर आओ। मैं ये शादी तुरंत चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अड़चन आ जाए। अभी तुम संजीव अंकल को नहीं जानते हो। यश के मम्मी पापा पवन जी से मिलने आए हुए थे।
यश ने पहले से ही उन लोगों को समझा रखा था कि वो कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे नाना जी से मतभेद होने की संभावना हो। वैसे तो लोग मानसी की कोठी और रहन सहन देखकर ही दंग रह गए थे। कुछ कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हाँ, मानसी के कहे अनुसार पवन जी ने ये प्रार्थना की थी कि अभी शादी के कुछ दिन बाद मानसी अपने घर पर ही रहे। यश के मम्मी पापा ने ये बात मान ली थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके छोटे से घर में बिना सुविधाओं के मानसी रह भी नहीं पाएगी। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। अब दोनों परिवारों को शादी की तैयारियों में जुट जाना था। अब यश कंपनी में रोहन के सामने नहीं पड़ता था। उसे डर था कि कहीं रोहन को उसके और मानसी के बारे में कुछ पता न चल जाए। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख पास आ रही थी, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। आज उसने सोचा कि मानसी से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसने मानसी को कॉल की। हेलो मानसी। हाँ यश, कहो कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ मानसी। हाँ तो कहो मानसी, प्लीज़ तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। ओहो, अब कहो भी। तुम तो ऐसे झिझक रहे हो जैसे मुझे प्रपोज करने वाले हो। ऐसा तो कोई इरादा नहीं है ना? मानसी ने यश का मजाक उड़ाते हुए कहा। यश, अरे नहीं। मानसी, तो फिर? यश, मानसी क्या हम लोग कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते? यश ने झिझकते हुए कहा। मानसी, क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? नाना जी नानी जी कितने खुश हैं, कितनी तैयारियां कर रहे हैं वो लोग। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? मानसी के तेवर बदलने लगे थे। यश, यही कहना चाहता हूँ मैं, जितनी ज़्यादा खुशी से वो हमारी शादी करेंगे, बाद में उन्हें उतना ही दुख होगा। और फिर एक झूठी शादी के लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? जितने ज़्यादा लोग शादी में शामिल होंगे, बाद में उतना ही ज़्यादा मानसिक तनाव होगा। ये संबंध तो बस 2 साल का ही है ना? मानसी, हाँ यश, कह तो तुम ठीक रहे हो। और एक बात, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि पवित्र अग्नि के सामने भगवान को साक्षी मानकर मैं झूठी शादी करूं। कोर्ट मैरिज में कम से कम हम इस पाप से तो बच सकते हैं। जैसे कागज़ पर साइन होकर शादी होगी, वैसे ही तलाक हो जाएगा। मानसी, यार यश, तुम कितने अलग तरीके से सोचते हो। मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मानसी की आवाज़ में आश्चर्य स्पष्ट महसूस हो रहा था। यश, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना मानसी? तुम्हें यह तो नहीं लगा कि मैं बहाना बना रहा हूँ तुमसे शादी नहीं करने के लिए? मानसी, अरे नहीं, अब तुम मेरे दोस्त हो और मुझसे ज़्यादा समझदार भी। हमेशा अच्छी ही सलाह देते हो। लेकिन समस्या यह है कि उन लोगों से ये बात कहेगा कौन? और क्या ज़रूरी है कि वो हमारी बात मान ही जाएं? तुम कहो तो मैं बात करूं नाना जी से? यश ने डरते डरते पूछा। क्या बात है तुम्हारी? इस कॉन्फिडेंस पर तो मैं फ़िदा हूँ। अचानक मानसी के मुंह से निकल गया और यश पता नहीं क्यों शर्मा गया और उसने फ़ोन बंद कर दिया। यश ने पवन जी से बात करने के लिए अनेक बार प्रैक्टिस की और साथ ही साथ एक कागज़ पर कुछ लिखा भी कि कहीं बात करते समय कुछ भूल न जाए। और फिर मन ही मन भगवान को याद करते हुए उसने उन्हें फ़ोन मिला दिया। नमस्ते नाना जी। नाना जी, अरे यश बेटा, कहो कैसे हो और घर में सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं नाना जी। नाना जी, कैसे फ़ोन किया बेटा, कुछ काम था? यश जी, मुझे कुछ कहना था, अगर आप अन्यथा न लें। यश, हाँ हाँ ज़रूर कहो। मानसी बता रही थी कि आप लोग बहुत ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां कर रहे हैं। नाना जी, बिल्कुल। आखिर मानसी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे शादी में, इंतज़ाम तो बढ़िया होना चाहिए। और फिर कुछ कमी भी तो नहीं है, जो कुछ है सब मानसी का ही तो है। हम तो केवल खर्च करेंगे। यश, नाना जी, मैं चाहता हूँ कि अभी हम कोर्ट मैरिज करें, क्योंकि अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं शादी में कुछ खर्च कर सकूं। तो फिर आप ही ये सब क्यों करें? सब कुछ मानसी का ही तो है। तो फिर इस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। नाना जी, तुम ये सब क्यों कह रहे हो बेटा? तुमसे किसने कहा कि तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा? सब कुछ तो हम ही करेंगे ना। यश, नहीं नाना जी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा।
मुझे अपनी हैसियत के अनुसार ही शादी करनी चाहिए। बस आप दोनों और मेरे मम्मी पापा, किसी और की ज़रूरत ही कहाँ है। बाद में आप कोई फंक्शन कर सकते हैं। नाना जी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुम आदर्श विवाह करना चाहते हो। लेकिन बेटा, मानसी से भी तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। यश जी, ज़रूर, आप मानसी से बात कर लीजिए, फिर जैसा आप सब ठीक समझें। यश को एक नई जॉब मिल गई थी, इसलिए वो आज ऑफिस में रिज़ाइन देने के लिए आया हुआ था। अभी वह ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसे लगा कि अंदर काफ़ी ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ रोहन सर की तो बिल्कुल भी नहीं थी। यश ने सोचा कि उसे कुछ देर बाद लौट कर आना चाहिए। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में मानसी का नाम पड़ा। उत्सुकतावश उसके कदम वहीं ठहर गए और उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। हालांकि वह डर रहा था कि कहीं कोई आ न जाए। तुमसे कितनी बार कहा था कि मानसी से मेल जोल बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें तो कंपनी खड़े करने की धुन सवार थी। एक अपरिचित आवाज़ यश के कानों में पड़ी। लेकिन डेढ़, आप लोगों ने बात की थी ना मानसी के नाना जी से, फिर अब ऐसा क्या हो गया? ये आवाज़ निश्चित रूप से रोहन की थी। इसे सुनकर यश को अंदाज़ा हो गया था कि अंदर उनके पापा यानी संजीव जी ही हैं। कंपनी के एमडी से कोई और तो इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। संजीव, बात तो की थी मगर उस बुढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, और अभी थोड़ी देर पहले ही उसका फ़ोन आया कि उसने मानसी की शादी उसकी पसंद से तय कर दी है। रोहन, क्या? मानसी ने अचानक किसे पसंद कर लिया डेढ़, और बात शादी तक भी पहुंच गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। संजीव, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि मानसी की शादी हो रही है, वो भी कोर्ट में। रोहन, आपको पूछना चाहिए था डेढ़ कि वो लड़का कौन है। संजीव, पूछा था मगर उस बुढ़े ने कुछ नहीं बताया। अगर बता दे तो शादी से पहले ही उस लड़के का काम तमाम न करवा देता। यश के प्राण जैसे गले में अटक गए। वास्तव में मानसी ठीक कहती थी कि ये संजीव अच्छा आदमी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि उसने समय रहते दूसरी नौकरी तलाश कर ली। ऑफिस से अभी भी संजीव की आवाज़ आ रही थी। कैसे कैसे उस मयंक को कैंसर का डर दिखाकर उसकी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना था। उम्मीद थी कि आगे जाकर तुम्हारी शादी मानसी से करवाकर सब कुछ तुम्हारे नाम करवा दूंगा, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। उस आवाज़ में साफ साफ गुस्सा झलक रहा था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब यश वहाँ खड़ा नहीं रह सका। उसका दिल अंदर ही अंदर कांप उठा कि जब रोहन और संजीव को मानसी से उसकी शादी का पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। यश डरपोक तो नहीं था, लेकिन माँ बाप के लिए उसकी क्या अहमियत थी वो ये जानता था। एक बार तो उसने सोचा कि वो इस शादी के लिए मना ही कर दे। आखिर उसकी ज़िंदगी का सवाल है और उसके साथ उसके परिवार की भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अकेली मानसी इस स्थिति से कैसे निपटेगी। उसके नाना नानी भले इंसान हैं, इस संजीव की नीयत के बारे में भी नहीं जानते। ये तो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं, मानसी ने उसे अपना दोस्त माना है, वो उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। उसे मानसी से बात करनी चाहिए और इस संजीव के इरादों की जानकारी देनी चाहिए। यश ने कंपनी के रिसेप्शन पर ही अपने कागज़ दे दिए। अब वह रॉन के ऑफिस में नहीं जाना चाहता था। तभी रिसेप्शनिस्ट उठकर खड़ी हो गई। यश उसी तरह खड़ा रहा और सिर झुका दिया, लेकिन उसने तिरछी नज़र से देखा कि तेज चाल से जाते हुए रोहन के साथ कोई और भी है। वह समझ गया कि वही संजीव है। आज मानसी और यश की शादी थी। मानसी ने गुलाबी रंग का एक सुंदर सा गाउन पहना हुआ था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। आज उसकी रौनक देखने लायक थी। आखिर आज उसकी शादी थी। बेशक वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन दूसरों की नज़र में आज मानसी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके नाना नानी गवाह के तौर पर उसके साथ थे और वो दोनों भी फूले नहीं समा रहे थे। कुछ ऐसी ही स्थिति में यश था। आज वो मानसी की पसंद की सफ़ेद शेरवानी पहने हुए था। कंधे पर एक रंग बिरंगा पटका पड़ा हुआ था
उसके ऊंचे कद पर ये कपड़े बहुत जच रहे थे और वो भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके मम्मी पापा उसके साथ थे। जो भी उन दोनों को देखता था वो उस जोड़ी को सराहता था, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि ये जोड़ी ज़्यादा समय के लिए नहीं बन रही है। उन दोनों के ही चेहरों पर मुस्कान थी जो उन दोनों के परिवार वालों को बहुत अच्छी लग रही थी। यही इस दिन का सबसे बड़ा सत्य था। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता था, शायद मानसी और यश भी नहीं। जब वो शादी करके कोर्ट से बाहर निकले तो मानसी की नानी ने उन दोनों के साथ यश के मम्मी पापा को भी अपनी ही गाड़ी में बैठा लिया और मोहन खाड़ी गाड़ी लेकर मानसी के घर चला गया। आज के दिन तो कुछ देर के लिए मानसी को अपनी ससुराल जाना ही पड़ता, कुछ रस्मों को पूरा करने के लिए। उसके बाद नाना नानी मानसी और यश के साथ वापस अपने घर जाने वाले थे। मानसी ने उस छोटे से साधारण घर में कदम रखा ही था कि पवन जी का फ़ोन बज उठा। उन्होंने देखा कि मोहन का फ़ोन था। हेलो, क्या हुआ मोहन? जी मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। जिनका यह फ़ोन है उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी चोट लगी है, आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। क्या, कैसे? पवन जी पूछते ही रह गए और फ़ोन कट गया। वो बुत की तरह खड़े रह गए। क्या हुआ नाना जी, किसका फ़ोन था? यश ने उन्हें इस हालत में देखकर पूछा। पवन जी ने सारी बातें बता दी। आप रुकिए नाना जी, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ और आपके साथ चलता हूँ, यश ने कहा। नहीं बेटा, तुम अभी घर पर रहो, मैं बाबूजी के साथ चला जाता हूँ। अगर तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, यश के पापा ने कहा। हाँ बेटा, ओम प्रकाश जी ठीक कह रहे हैं, तुम यहीं रहो मानसी के पास, हम लोग जाकर देखते हैं, जैसा भी होगा देख लेंगे, तुम परेशान मत हो, पवन जी ने समझाया। वे दोनों चले गए और नानी यश की माँ के साथ बैठ गई। यश और मानसी को एक साथ बैठा दिया था। मानसी ने यश से फुसफुसाते हुए कहा, देखा यश, तुमने संजीव की जो बातें सुनी थी उसने उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? यश ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि मुझे यह सब षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। ये मोहन का एक्सीडेंट ज़रूर संजीव की चाल है, लेकिन संजीव की मोहन के साथ क्या दुश्मनी है? ओफो यश, अभी भी नहीं समझे? दुश्मनी तुमसे है, मोहन से नहीं। यदि नानी जी ने ऐन मौके पर तुम्हें और अंकल आंटी को अपनी गाड़ी में ना बैठा लिया होता तो मोहन की गाड़ी में कौन होता यश? निश्चित रूप से मैं और मेरे मम्मी पापा ही होते उस गाड़ी में। मानसी, यही समझाना चाहती हूँ मैं तुम्हें। यश, हाँ मानसी, हो सकता है कि तुम ठीक सोच रही हो, क्योंकि संजीव के त्यौहार बहुत खतरनाक थे उस दिन। वाकई, अगर उसे पहले से पता होता कि वो लड़का मैं हूँ तो वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसको इस तरह से फुसफुसाते हुए देखकर नानी और यश की मम्मी को हंसी आ गई। अरे बच्चों, कुछ देर और इंतज़ार कर लो, फिर खुलकर बात करना आपस में। अब कोई तुम्हारे बीच नहीं आएगा, आखिर अब तुम प्रेमी प्रेमिका नहीं, पति पत्नी हो, नानी ने कहा। यश और मानसी ने एक दूसरे को दयनीय दृष्टि से देखा। यहाँ वो किस उलझन में फंसे हुए हैं और इन दोनों को मजाक सूझ रहा है। आखिर इन दोनों की गलती भी नहीं है। वास्तव में कोई और नवविवाहित युगल होता तो वो यही काम न करता, लेकिन यहाँ तो आफत ही कुछ और थी। कुछ देर बाद नाना जी का फ़ोन आया कि अब मोहन को होश आ गया है और उसके परिवार वाले भी आ गए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मानसी और यश बहुत परेशान हो रहे थे। संजीव दोबारा भी कोशिश कर सकता था यश को नुकसान पहुंचाने की। बिना किसी ठोस सबूत के नाना जी से या किसी और से भी कुछ नहीं कह सकते थे। यश मानसी के साथ उसके घर आ गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे तब तक मानसी का पति बनकर रहना था जब तक कि मानसी के पिता की संपत्ति के ट्रस्ट का वो मालिक ना हो जाए और फिर उसे मानसी का नाम ना कर दे। इस सब के लिए मानसी उसे एक मोटी रकम देने वाली थी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी आसान बना सकता था। हालांकि यश लालची नहीं था और बाद में उसने एक दोस्त होने के नाते मानसी की मदद करने का फैसला किया था, लेकिन मानसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट याद था। यश को मानसी के साथ उसके कमरे में रहने में बड़ी झिझक हो रही थी। उसने मानसी के कमरे में चारों ओर नज़र घुमाई। यश ने अपने जीवन में इतना सुंदर, सुख सुविधाओं से युक्त कमरा नहीं देखा था। ये संकोच ही काफ़ी था उसके लिए।
मानसी ने शायद यश की हालत भांप ली थी। उसने यश को छेड़ते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो यश? अब हमें इसी कमरे में साथ ही रहना है। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? दुनिया की नज़र में और कानून की नज़र में तो हम पति पत्नी हैं ही ना। अब तुम अपना बताओ यश। नहीं मानसी, बेशक हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैंने मन से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है। तुम आज भी मेरी दोस्त हो। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम पर पति वाला हक जताऊं। मानसी, तो फिर क्या सोचा है तुमने? हाँ, सबको दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं अपना बिस्तर ज़मीन में लगा लूँगा। यश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। उसकी बात सुनकर मानसी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यश को शायद बुरा लगा। लगता है कि इस टाइप की मूवीज़ बहुत देखी हैं तुमने, इसलिए ऐसा घिसा पिटा डायलॉग बोला। मैं अपना बिस्तर ज़मीन पर लगा लूँगा। मानसी ने यश की नकल उतारते हुए मजाक बनाते हुए कहा। यश ने उसे गुस्से से देखा। अरे रे, गुस्सा मत हो, इधर देखो ज़रा। मानसी ने उसी रूम में बने हुए एक दरवाजे को खोलते हुए कहा। यश ने देखा कि दूसरी तरफ भी एक ऐसा ही खूबसूरत कमरा था। उसने मानसी की तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से देखा। ये कमरा मेरे मम्मा पापा का है। मुझे उनसे दूरी महसूस ना हो, इसलिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। और आज भी जब मैं मम्मा पापा को बहुत मिस करती हूँ तो इस कमरे में चली जाती हूँ। अभी भी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है यहाँ पर। तुम रात को इस कमरे में रह सकते हो। बाहर से किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यश ने मानसी की ओर ऐसे देखा कि जैसे उसने कितना बड़ा एहसान किया हो उस पर। वास्तव में उसकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई थी। अच्छा यश, कबर्ड में तुम्हारे साइज के कुछ कपड़े पड़े हैं जो नानी ने शादी की अलग अलग रस्मों पर तुम्हें गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे। वो मौका तो आया नहीं, इसलिए नानी ने वो सब इसमें रखवा दिए हैं। तो तुम भी चेंज कर लो और मैं भी मम्मा के रूम में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। यश और मानसी तैयार होकर रूम से बाहर जाने ही वाले थे कि दरवाजे से शांति की आवाज़ आई। मैम साहब, नाना जी ने आप दोनों को बाहर बुलाया है। संजीव साहब आप दोनों को मुबारकबाद देने आए हैं। मानसी, ठीक है अभी आते हैं, बोल दो जाकर। मानसी और यश ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हों। अब तो उन्हें सामने आना ही होगा। यश अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या संजीव उसे जानता होगा। मानसी ने यश का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में कदम रखा। उसने देखा कि रीटा और रोहन भी साथ ही हैं। रोहन के हाथों में एक सुंदर सा गुलाब का बुके था और रीटा के हाथों में कोई ज्वेलरी बॉक्स था। यश पर नज़र पड़ते ही रोहन एक झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मानसी ने इस यश से शादी की है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हेलो रोहन, कैसे हो? मानसी ने चहकते हुए कहा। संजीव और रीटा के फीके पड़ गए चेहरे देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। गुड इवनिंग सर, यश ने रोहन से कहा। संजीव और रीटा को उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की। अरे तुम तो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ यश, रोहन ने यश का नाम याद करते हुए कहा, क्योंकि वो शक्ल से तो पहचान गया, लेकिन एक गंदा सा एम्प्लॉय का नाम याद करने में उसे कुछ सेकंड लगे। संजीव और रीटा ने मानसी को मुबारकबाद दी और गिफ्ट उसके हाथ में रख दिया। मानसी ने खुद आगे बढ़कर रोहन के हाथ से बुके ले लिया। रोहन ने झेंप कर एक नज़र सभी पर डाली। अरे मानसी बेटी, हमारे तो क्या क्या अरमान थे, तुमने तो कोर्ट मैरिज करके हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। रीटा ने बड़ा अपनापन दिखाते हुए मानसी को उल्हाना दिया। अरे आंटी, आप रोहन की शादी में अपने अरमान पूरे करना ना। मैंने तो नाना जी और नानी जी की परेशानी से बचाने के लिए ऐसा किया है। मानसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। संजीव ने रीटा को घूर कर देखा और रीटा झटपटा कर रह गई। अरे मानसी बेटी, हम भी तुम्हारे अपने ही हैं, तुमने तो कभी बताया ही नहीं, संजीव ने कहा। मानसी ने तो मुझे भी नहीं बताया डेढ़, जबकि ये मुझे अपना दोस्त मानती है और यश तो मेरी कंपनी में ही काम करता था। फिर भी इस बार रोहन से भी रुका नहीं गया। अब मानसी का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। फिर भी उसने संयम दिखाते हुए व्यंग्य किया। मुझे तो लगा था कि आप लोग मेरी शादी की खुशी मनाने आए हैं, लेकिन आप लोग तो खुश ही नहीं हैं।
अरे रे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है हमारे लिए? संजीव ने दांत दिखाते हुए कहा। अब आप लोग मुंह मीठा करो। ये क्या बातें करने लगे? यश बेटा, तुम भी बैठो। इन सब लोगों से मिलो। ये हमारे दामाद और बेटी के दोस्त हैं। और रोहन को तो तुम जानते ही हो। नानी ने बर्फी की प्लेट उठाकर सबका मुंह मीठा करा दिया। यश को संजीव की चुभती हुई नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। रोहन भी रह रहकर यश को घूर रहा था, लेकिन पवन जी और नीलम जी की उपस्थिति में वे कर ही क्या सकते थे। इस बीच मानसी की फ्रेंड समीरा का फ़ोन आ गया था, तो वो थोड़ा अलग होकर उससे बातें करने लगी थी, लेकिन उसकी नज़र यश पर ही थी कि वो उन लोगों के सामने सहज नहीं हो पा रहा था। एक तो इतने अमीर लोग, उस पर भी उससे द्वेष रखने वाले। यश बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। मानसी ने उन लोगों पर एक नज़र डालते हुए कहा, यश, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। तुम रूम में जाकर उनसे बात कर लो। मैं भी अभी आती हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। यश तुरंत उठकर वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर ही सांस ली। उन लोगों से दो चार बातें करके मानसी भी यश के पास पहुँच गई। यश, क्या हो रहा था तुम्हें? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ था वहाँ पर? तुम्हें ऐसे डरना नहीं है उन लोगों से। हमारा रोज़ ही उनसे सामना होगा। संभालो अपने आप को यश। वो तो ठीक है मानसी, लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा था कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं। मोहन की कार का एक्सीडेंट कराने में इन्होंने ज़रा सी देर नहीं लगाई। इसी से पता चलता है कि मैं कितना खटक रहा हूँ इनकी आंखों में। अब तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। सीधे तौर पर यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बार मोहन को बात करने लायक स्थिति में आने दो तो पता चले कि आखिर हुआ क्या था उसके साथ। अगर कुछ संदेह हुआ तो नाना नानी को सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो तुमने संजीव के मुंह से सुनी थी। यश, लेकिन मानसी, नाना जी और नानी जी के लिए मैं अभी तो अनजान ही हूँ। क्या वो लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे? आखिर वो संजीव उनके काफ़ी करीब है। यश ने अपनी शंका जाहिर की। मानसी, चलो अब इतना मत सोचो। बस तुम्हें अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बतानी है। घर के नौकर हों या गार्ड हों, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कब कहाँ और कैसे जा रहे हो। यश, लेकिन मेरी नई नौकरी, वहाँ तो मुझे रोज़ ही जाना है। यश उलझन भरे स्वर में बोला। है तो तुम्हारी शादी भी नई नई, बेशक इसमें शादी जैसा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। फिर भी कुछ दिन की छुट्टी तो ले सकते हो। बाकी की प्लानिंग बाद में कर लेंगे। अब मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। शांति के हाथ की अदरक वाली चाय पीकर ही ठीक होगा। देखना, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। मानसी ने बात बदलते हुए कहा और शांति को जोर से आवाज़ लगा दी। यश भी उसकी बात समझकर मुस्कुरा दिया। उधर संजीव पवन जी के बिल्कुल बराबर में बैठकर उनसे धीमे धीमे स्वर में बात कर रहा था। अंकल, हमारी मानसी कितनी सीधी बच्ची है, ऐसे ही किसी की बातों में आ जाती है, लेकिन आप तो समझदार है ना। बेशक यश अब आपका दामाद बन गया है, फिर भी अभी आप उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, और प्रॉपर्टी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने अपने घर में गरीबी देखी होती है, उनकी आंखें जल्दी ही चकाचौंध हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? संजीव ने कहा। दोस्तों, कहानी होते होते प्यार हो गया। को अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या यश संजीव के षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा या उसकी साजिश से बचने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। टू बी कंटिन्यूड।